फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडू फाइल। आज के इस वीडियो में हम लोग रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप के बारे में ये डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग इसके फुल कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप नोट्स के साथ में, डेरिवेशन के साथ में समझने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं माइक्रोस्कोप क्या होता है। माइक्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग बहुत छोटी चीजों को देख सकते हैं, जैसे कि सेल्स या फिर मॉलिक्यूल्स। सेल्स जो हमारे बॉडी में पाया जाता है, जिससे हमारी बॉडी मिलकर बनती है। अब यहाँ पे रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि माइक्रोस्कोप जो होता है वो लेंसेज से मिलकर बना होता है, और हम लोग जानते हैं लेंसेज का क्या होता है, रिजॉल्विंग पावर। तो इसीलिए हम लोग रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप पढ़ते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं सेल्स को देखने के लिए या मॉलिक्यूल को देखने के लिए, तो होता क्या है, क्या दिक्कत होती है कि हम रिजॉल्विंग पावर पढ़ रहे हैं। तो अगर हम माइक्रोस्कोप से क्लोज ऑब्जेक्ट, यानी कि क्लोज मतलब क्या, बहुत पास के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जैसे कि सेल्स, दो सेल्स जो एक दूसरे के बहुत करीब हैं, तो क्या होता है कि वो एक दूसरे से बहुत कम एंगल बनाते हैं। माइक्रोस्कोप से दोनों एक दूसरे से बहुत कम एंगल बनाते हैं और दोनों बहुत नजदीक डी डिस्टेंस पे होते हैं, बहुत नजदीक होती है, ये डी डिस्टेंस बहुत कम होता है। तो माइक्रोस्कोप से ये दो सेल्स हमें एक ही सेल दिखाई देते हैं। हमें माइक्रोस्कोप से ये दो सेल्स एक ही सेल दिखाई देते हैं। तो ये एक तरीके से माइक्रोस्कोप की कमी हुई। तो हमें क्या करना होगा, अपने माइक्रोस्कोप को सही करना होगा। तो हमें क्या करना होगा, रिजॉल्व करना होगा। वी नीड वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर। तो हमें अपने लेंस की न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू को बढ़ाना होगा, तभी हम दो इमेज को सेपरेट देख सकते हैं या दो ऑब्जेक्ट को सेपरेट देख सकते हैं। हमें न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू को बढ़ाना होगा। न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, मैं अभी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दो क्लोज ऑब्जेक्ट को अलग अलग देखते हैं, उसी के लिए हमें रिजॉल्विंग पावर की स्टडी करनी पड़ती है। अब यहाँ पे हमने माइक्रोस्कोप लिया है, आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोप कैसे होता है। यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस है और ये एक कॉन्केव लेंस है। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हम लेते हैं क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट को हमें सेपरेट देखना है। यहाँ पे ए एक ऑब्जेक्ट है, बी एक ऑब्जेक्ट है। अब ए और बी का हमें इमेज इधर कहीं पे मिलेगा, तो इमेज हमें ए प्राइम और बी प्राइम मिलना चाहिए था। इस तरीके से ए प्राइम और बी प्राइम, हमें ए और बी का इमेज मिलना चाहिए था, लेकिन हमें ऐसा सिंपल इमेज नहीं मिलता है। जैसे ए और बी एक क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और इनका इमेज पॉइंट इमेज मिलना चाहिए था। लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि जब हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट का जब लाइट पास होता है इस तरीके से, तो हमें पॉइंट इमेज नहीं मिलता है, क्योंकि लेंस जो होता है वो अपर्चर की तरह एक्ट करता है, और अपर्चर एक्ट करने की वजह से क्या होता है, डिफ्रैक्शन होता है। तो हमें पॉइंट ऑब्जेक्ट का पॉइंट इमेज नहीं मिलता है, बल्कि क्या मिलता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है। और डिफ्रैक्शन पैटर्न में जानते हैं आप, सेंटर पे क्या होता है, ब्राइट होता है, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, इस तरीके से पैटर्न मिलता है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे ए और बी दो हमारे पॉइंट ऑब्जेक्ट आप कह सकते हैं, और इनका ए प्राइम बी प्राइम क्या है, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न है। ये क्या है, डिफ्रैक्शन पैटर्न है। इसको आप ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे आपने समझा ए और बी हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं, और इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी डी है, और ए प्राइम बी प्राइम क्या है, डिफ्रैक्शन पैटर्न है ए का और बी का। तो ये इमेज नहीं है, ये इनका डिफ्रैक्शन पैटर्न है। अब यहाँ पे मैं आपको लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन पढ़ा देता हूँ, ऑलरेडी कई बार पढ़ा चुका हूँ। दो ऑब्जेक्ट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, जिससे वो दोनों ऑब्जेक्ट सेपरेट दिखाई दे माइक्रोस्कोप के द्वारा, उसी को हम क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन को हम डी से लिखेंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस जिसपे हमें दो ऑब्जेक्ट सेपरेट दिखाई दें। अब इसी का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का अगर आप रेसिप्रोकल कर दें, तो वही होता है रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ये आपका रिजॉल्विंग पावर है 1/d। अगर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन डी है तो रिजॉल्विंग पावर 1/d हो गया। अब यहाँ पे इसको आप समझिए अपने माइक्रोस्कोप को। तो यहाँ पे हमने फिगर लिया है, और इस फिगर में mn जो है वो अपर्चर है। क्या है, अपर्चर है। तो यहाँ पे अपर्चर है ऑब्जेक्टिव का, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है माइक्रोस्कोप का। ए और बी क्या है, दो ऑब्जेक्ट पॉइंट है एट ए डिस्टेंस डी अपार्ट। ए और बी हमारे ऑब्जेक्ट पॉइंट है। ए प्राइम बी प्राइम क्या है, इनके करस्पॉन्डिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न है। ए प्राइम इसका, बी प्राइम इसका डिफ्रैक्शन पैटर्न है। और यहाँ पे ए प्राइम बी प्राइम जो है वो डिफ्रैक्शन पैटर्न आप समझ चुके हैं, ये अल्टरनेट डार्क और ब्राइट रिंग से सराउंडेड होंगे। डिफ्रैक्शन पैटर्न आप लोग जानते ही हैं कि इस तरीके से ब्राइट डार्क ए पे भी ऐसे मिलेगा और बी पे भी ऐसे मिलेगा। तो ए पे बी पे आपको क्या मिलेगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा, ए प्राइम और बी प्राइम पे ही। तो यहाँ पे दो इमेज जो है वो जो रिजॉल्व कहलाएंगे, ये दोनों डिफ्रैक्शन पैटर्न की कुछ कंडीशन होगी, तभी हम कहेंगे कि इमेज अलग अलग है। तो वो कंडीशन रेले ने बताया था, रेले ने आपको ये कंडीशन बताया था, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या कंडीशन है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है, दो इमेजेस जो होंगे वो रिजॉल्व होंगे। रिजॉल्व मतलब अलग अलग दिखाई देंगे, कब, जब सेंट्रल मैक्सिमम बी प्राइम का ए के मिनिमा पे आए, या ए का मैक्सिमा बी के मिनिमा पे आए। यहाँ पे आप समझिए, देखिए यहाँ पे ए और बी दो ऑब्जेक्ट है। ए का आप समझ लीजिए ग्रीन है, ए यहाँ पे ग्रीन है,
तो इसका डिफ्रैक्शन पैटर्न इस तरीके से, बी का रेड है तो इसका डिफ्रैक्शन पैटर्न इस तरीके से है। ये ए प्राइम पे और बी प्राइम पे हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिला है। अगर ए प्राइम का डिफ्रैक्शन में सेंट्रल मैक्सिमा बी प्राइम के मिनिमा पे आए, यहाँ पे देखिए ए प्राइम का मैक्सिमा बी प्राइम के मिनिमा पे आ रहा है और बी प्राइम का मैक्सिमा ए प्राइम के मिनिमा पे आ रहा है, अगर ये कंडीशन फॉलो हो रहा है तो हम कहेंगे इमेज जो है वो रिजॉल्व है। तो दोनों इमेजेस हमारे रिजॉल्व कब कहलाएंगे? जब पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा बी प्राइम का करस्पॉन्ड करेगा मिनिमा ऑफ इमेज ऑफ ए प्राइम। ए प्राइम पे आएगा, इसका मैक्सिमा इसके मिनिमा पे आएगा, ये चीज आप याद रखिएगा। तो बहुत ही सिंपल है, अगर बी प्राइम का मैक्सिमा ए प्राइम के मिनिमा पे आ गया तो हमारा कंडीशन जो होगा रेले का वो सेटिस्फाई होगा, यानी हम अलग अलग इमेजेस को देख सकते हैं। बस इसी को दिमाग में रखना है, इसी के अनुसार हम डेरिवेशन करेंगे। तो अब हम लोग पाथ डिफरेंस निकालते हैं। ए और बी दो हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो दोनों के बीच का हम पाथ डिफरेंस देखेंगे। पाथ डिफरेंस बिटवीन द एक्सट्रीम रे फ्रॉम द पॉइंट बी, यहाँ पे हम लोग सिर्फ बी से ले लेते हैं, बी से लेंगे और ए प्राइम पे जो रीच कर रहा है वो हम निकालेंगे, क्योंकि हम मिनिमा निकालना चाहते हैं। देखिए बी का बी प्राइम पे मैक्सिमा है, ठीक है, इसको ध्यान से समझिए। बी का बी प्राइम पे मैक्सिमा है, अगर बी का ए प्राइम पे हम मिनिमा निकाल लेते हैं तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। भाई बी का बी प्राइम पे मैक्सिमा होता है तो बी का ए प्राइम पे क्या आना चाहिए? मिनिमा आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू रेले क्राइटेरिया, यही तो आना चाहिए। तो हम बी का ए प्राइम पे मिनिमा निकालने वाले हैं, तो चलिए निकालते हैं। तो ए प्राइम पे हम लोग निकालेंगे कि कितना पाथ डिफरेंस आ रहा है बी का। तो आप देखिए यहाँ पे एक इधर से रे जा रही है ए प्राइम पे, एक इधर से रे जा रही है ए प्राइम पे। दोनों में से बड़ी कौन सी है? बड़ी तो ये है ना बी एन प्लस एन ए प्राइम, और छोटी कौन सी है? बी एम प्लस एम ए प्राइम। तो हम पाथ डिफरेंस निकाल लेते हैं ए प्राइम पे कितना आ रहा है। तो बी एन प्लस एन ए प्राइम, ये हम ये वाला लेंगे, माइनस बी एम प्लस एम ए प्राइम, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एन ए प्राइम और एम ए प्राइम बराबर है, ये वाला इधर का एन ए प्राइम एम ए प्राइम बराबर है, दिख भी रहा है। तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा? यहाँ पे एन ए प्राइम और एम ए प्राइम को इक्वल करके काट देंगे तो हमारा पाथ डिफरेंस आ जाएगा बी एन माइनस बी एम। ये हमारा पाथ डिफरेंस आ गया है। यही ए प्राइम पे हमें मिनिमा निकालना है बी का, तो बस निकाल लेंगे वो कंडीशन। हम पाथ डिफरेंस को लेमडा के इक्वल कर देते हैं तो हमारा मिनिमा आ जाता है, तो वही करेंगे। अब यहाँ पे इस फिगर को हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्या मॉडिफाई करना पड़ेगा? इधर का देखिए आप एम एन, ये हमारा एम एन अपर्चर है, ये हमने ले लिया, ठीक है। ये ग्रीन वाली लाइट आप देख रहे हैं और ये रेड वाली लाइट आप देख रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो ये हमने लिया है। अब ये बी एम को हम रेड वाली लाइट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, डी तक ऐसे बढ़ा देते हैं, ठीक है। डी तक हमने ऐसे इसको बढ़ा दिया। डी तक बढ़ाने के बाद में हमने क्या किया कि ए डी परपेंडिकुलर गिरा दिया डीएम पे। यहाँ पे ए से हम एक परपेंडिकुलर इस तरीके से डी पे गिरा देते हैं। ऐसे परपेंडिकुलर क्यों गिराते हैं? क्योंकि ये दो रेज का हमें पाथ डिफरेंस ऐसे मिल जाएगा, पाथ परपेंडिकुलर गिराने से पाथ डिफरेंस ऐसे इक्वल मिल जाएगा। ठीक उसी तरीके से हम एक ए से सी पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ए सी परपेंडिकुलर टू बी एन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ये आपने समझा, बस हमने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया है अपने मन से। और यहाँ पे अल्फा एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी अल्फा एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी अल्फा, यहाँ पे भी अल्फा अल्फा एंगल हमने मान लिया है। तो अब ये करने से बी एन माइनस बी एम क्या हो जाएगा? जो हमारा पाथ डिफरेंस निकल के आया था, यहाँ पे हमने सॉल्व किया था बी एन माइनस बी एम, अब वो क्या हो जाएगा? अब देखिए बी एन माइनस बी एम को आप ऐसे ही लिख दीजिए पाथ डिफरेंस को। अब यहाँ से देखिए फिगर से आप, तो बी एन को हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी एन। देखिए यही तो है बी एन, ये बी एन है, तो बी एन को बी सी प्लस सी एन नहीं लिखा जा सकता? लिखा जा सकता है। और हम बी एम को क्या लिख सकते हैं? बी एम को हम लोग लिख सकते हैं डी एम माइनस डी बी। ये पूरे में से अगर हम डी बी घटा दें तो हमारा क्या आ जाएगा? वही बी एम आ जाएगा, तो डी एम माइनस डी बी। तो इस तरीके से बस किया गया है, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। अब यहाँ पे देखिए आप सी एन बराबर ए एन बराबर ए एम बराबर डी एम है। ये कंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं सी एन ये यहाँ पे बराबर है ए एन के। देखिए मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, तो अब ये दोनों बराबर हो गए। ठीक उसी तरीके से यहाँ से ए एम बराबर डी एम हो जाएगा, तो ये इक्वल है, यहाँ पे ये इक्वल है। तो अब इक्वल वाला हम कंडीशन यहाँ पे रखेंगे और हमारा पाथ डिफरेंस आ जाएगा। तो बी एन माइनस बी एम को ऐसे रखेंगे और बी सी एन को यहाँ सी एन ही लिखेंगे, और हम लोग डी एम के जगह पे क्या लिख सकते हैं? सी एन लिख सकते हैं। और डी बी को हम यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। फिर पाथ डिफरेंस सॉल्व करेंगे तो पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा? बी सी प्लस डी बी। यहाँ पे देखिए ये बी सी प्लस डी बी, सी एन और सी एन कट जाएगा, तो पाथ डिफरेंस बी सी प्लस डी बी आ गया। सिंपल है, पाथ डिफरेंस आ चुका है। अब आप लोग दो ट्रायंगल देखिए। कौन से दो ट्रायंगल? यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ए बी डी, ए सी बी, ए बी सी। ए सी बी एक ट्रायंगल देख रहे हैं और ए डी बी दो ट्रायंगल देख रहे हैं। दोनों में हम लोग लगा देंगे साइन अल्फा।
तो साइन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे साइन अल्फा जैसे ही हम लोग लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बी सी इज इक्वल टू ए बी साइन अल्फा। बहुत आसान है, आप लोग ये फॉर्मूला लगाइए, आपका बी सी इज इक्वल टू ए बी साइन अल्फा आ जाएगा। ए बी तो हमारा क्या हाइपोटेनस है और बी सी परपेंडिकुलर है, तो इस तरीके से बी सी इज इक्वल टू ए बी साइन अल्फा आ गया। और ए बी जो है वो हमारा यही है, दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस, जिसको हमने डी माना था, तो डी साइन अल्फा लिख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से हम लोग डी बी इज इक्वल टू ए बी साइन अल्फा लिख सकते हैं यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में। तो डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी साइन अल्फा, और यहाँ पे ए बी की जगह पे डी। तो अब आपने देखा कि पाथ डिफरेंस हमारा बी सी प्लस डी बी, और बी सी और डी बी की वैल्यू भी हमें पता चलेगी कि डी साइन अल्फा डी साइन अल्फा। तो दोनों को रख के यहाँ पे ऐड कर दीजिए, तो पाथ डिफरेंस टू डी साइन अल्फा आ जाएगा। अब आप लोग जानते हैं कि अगर ये पाथ डिफरेंस जो है वो लेमडा के बराबर आ जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, ए प्राइम पे मिनिमा हो जाएगा। अगर यहाँ से आपने पाथ डिफरेंस लिया, ये ए प्राइम पे मिनिमा आपको चाहिए, तो वो किसके बराबर होना चाहिए, लेमडा के। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन पर्पज से 1.22 लेमडा के बराबर करते हैं, क्योंकि ये सर्कुलर अपर्चर है। सर्कुलर अपर्चर के लिए हम लोग 1.22 वैल्यू यूज करते हैं। तो अगर पाथ डिफरेंस 2d साइन अल्फा इज इक्वल टू 1.22 लेमडा आ जाता है, तो ए प्राइम जो होगा वो हमारा पहला मिनिमम बन जाएगा। बी से ए प्राइम जो होगा वो पहला मिनिमम बन जाएगा। यही हमें चाहिए था कि बी का जो पहला मिनिमम ए प्राइम पे आ जाए, बी का पहला मैक्सिमम तो बी प्राइम पे आ ही रहा है। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी और हमें दोनों इमेज जो होंगी वो रिजॉल्व मिल जाएंगी। अब यहाँ पे 2d साइन अल्फा इज इक्वल टू 1.22 लेमडा, यही तो कंडीशन है। तो यहाँ से आप d की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच की कितनी डिस्टेंस है, यानी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो d इज इक्वल टू आपका इधर आ जाएगा 1.22 लेमडा, और 2 साइन अल्फा को नीचे भेज दीजिए, तो ये आ गया। ये हमारा d है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। रिजॉल्विंग पावर निकालना है तो 1/d कर दीजिए, क्योंकि रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप ही आप पढ़ रहे हैं, तो बस सिंपल है, 1/d कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए जो ये इक्वेशन आई है ये यूजफुल है, ये भी इक्वेशन यूजफुल है, लेकिन ये इक्वेशन उस एजम्पशन पे है कि हमारे जो ऑब्जेक्ट हम ए और बी देख रहे हैं वो सेल्फ ल्यूमिनस है। हम बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं ना, जैसे सेल्स या मॉलिक्यूल को, तो हम ये मान रहे हैं कि चलिए वो सेल्फ ल्यूमिनस है, मतलब उनकी खुद की लाइट है। अब किसी चीज़ की लाइट है तो भी तो हम उसको देख पाएंगे, अदरवाइज हम उसको नहीं देख पाएंगे। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि जो हम माइक्रोस्कोप से ऑब्जेक्ट देखते हैं वो सेल्फ ल्यूमिनस नहीं होते, मतलब उनके पास खुद की लाइट नहीं होती है। उनको देखने के लिए हमें बाहर से लाइट इल्यूमिनेट करना पड़ता है, तब हम उन चीज़ों को देख पाते हैं। बहुत छोटे होते हैं ना, तो हम लोग लाइट को इल्यूमिनेट करेंगे फ्रॉम ए कंडेंसर। तो ये कंडीशन उसी पे सेटिस्फाई होगी जब सेल्फ ल्यूमिनस है, लेकिन एक्चुअली में सेल्फ ल्यूमिनस नहीं होता है। तो हम लोग माइक्रोस्कोप में कंडेंसर का यूज़ करते हैं लाइट को इल्यूमिनेट करने का, तभी हम छोटी छोटी चीज़ों को देख पाते हैं। लेकिन अब जब हम लाइट बाहर से दे रहे हैं तो इस फॉर्मूले में क्या आएगा, कुछ चेंजेस आएंगे। तो ये पाया गया कि रिजॉल्विंग पावर अब जो आएगा वो डिपेंड करेगा कि हम लाइट कौन सा इल्यूमिनेट कर रहे हैं, किस मोड में इल्यूमिनेट कर रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करेगा। भाई लाइट दे रहे हैं ना, तो अब आगे समझिए आप। अकॉर्डिंग टू एबे, एबे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू रिजॉल्वेबल ऑब्जेक्ट, लीस्ट डिस्टेंस मतलब वही ए और बी के बीच में कितनी दूरी है, यही लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है। तो लीस्ट डिस्टेंस जो होगी वो दो रिजॉल्वेबल ऑब्जेक्ट पॉइंट के बीच में वो इस तरीके से होगी, डी इज इक्वल टू लेमडा नॉट बाई 2 म्यू साइन अल्फा। उन्होंने फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, डी इज इक्वल टू लेमडा नॉट बाई 2 म्यू साइन अल्फा बताया। यहाँ पे देखिए 2 साइन अल्फा है, इन्होंने केवल म्यू लगा दिया है, और 1.22 जगह पे हमने लेमडा नॉट ले लिया है। यही एबे ने बताया था। अब यहाँ पे इसको समझ लीजिए आप, तब मैं आपको और समझाता हूँ। यहाँ पे लेमडा नॉट क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब कौन सी लाइट आप इल्यूमिनेट कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ आप लीजिए। भाई लाइट हम देंगे तभी तो देख पाएंगे ऑब्जेक्ट को, तो वो लेमडा नॉट है। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। क्योंकि अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ मीडियम दे देंगे। जैसे हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है भी, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। इस ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव के बीच में कुछ मीडियम देंगे, जैसे कि ऑयल वगैरह, कुछ ना कुछ मीडियम दे देंगे, कुछ ना कुछ मीडियम देंगे, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हम लेंगे। तो यहाँ पे म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्टिव। अब ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव के बीच में ऑयल फिल कर देते हैं। क्या फिल कर देते हैं, ऑयल। ये माइक्रोस्कोप में आपके ऑलरेडी होता है, ऑयल वगैरह फिल किया जाता है, ऑलरेडी होता है, उसको पास में ले जाके देखते हैं इससे। तो स्पेस जो होता है वो हम लोग जनरली ऑयल से फिल करते हैं माइक्रोस्कोप का, क्योंकि हाई रिजॉल्विंग पावर होता है। क्या होता है, हाई रिजॉल्विंग पावर होता है। इसके दो एडवांटेज होते हैं। क्या एडवांटेज होते हैं, पहला कि लॉस लाइट जो होता है रिफ्लेक्शन का वो कम होता है, डिक्रीज हो जाता है, यानी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता है ज़्यादा। भाई लाइट जो दे रहे हैं देखने के लिए वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ऑयल रहेगा तो पास हो जाएगी लाइट, पूरी तरीके से पास होकर ऑब्जेक्ट पे जाएगी, जिससे क्या होगा, रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप का बढ़ जाएगा। रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाएगा यानी क्लियर हमको दिखेंगे कि दो ऑब्जेक्ट क्लियर हैं, सेपरेट हैं।
अब यहाँ पे ये जो हमारा डी आया है, डी मतलब लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जो आया है एबे के हिसाब से, यहाँ पे जो म्यू साइन अल्फा नीचे आप देख रहे हैं, इसी म्यू साइन अल्फा को न्यूमेरिकल अपर्चर कहा जाता है, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि न्यूमेरिकल अपर्चर एक टॉपिक होता है। तो न्यूमेरिकल अपर्चर यही है जो म्यू साइन अल्फा एबे के इक्वेशन में आया है। ये न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड ये कैरेक्टरिस्टिक है पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव का जो यूज किया जाता है, ये कैरेक्टरिस्टिक भी कहा जाता है। हाईएस्ट वैल्यू न्यूमेरिकल अपर्चर की जो आई है अभी तक प्रैक्टिस से, वो 1.6 आई है। अब इसी के हिसाब से एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि आपको न्यूमेरिकल आए तो कर ले जाए। तो यहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ पे टेकिंग द इफेक्टिव वेवलेंथ ऑफ व्हाइट लाइट एज यूज्ड, यहाँ पे व्हाइट लाइट का वेवलेंथ हम लोग ले लेते हैं 5500 एंगस्ट्रॉम और म्यू साइन अल्फा की वैल्यू 1.6 हम जानते हैं कि होती है मैक्सिमम। तो इस फॉर्मूले से हम डी की वैल्यू निकालते हैं, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन निकालते हैं, डी इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 म्यू साइन अल्फा। तो यहाँ पे इसको हम सेंटीमीटर में करेंगे तो 5500 गुणे 10⁻⁻8 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 है, म्यू साइन अल्फा की वैल्यू 1.6। सॉल्व करेंगे तो 1.72 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ पे डी लीनियर डिस्टेंस है हमारा दो रिजॉल्वेबल ऑब्जेक्ट पॉइंट का। अगर रिजॉल्विंग पावर निकालना है तो 1/d कर दीजिए। अब हम लोग यहाँ पे कुछ और चीज़ें समझेंगे कि ये हमारा जो रिजॉल्विंग पावर है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। रिजॉल्विंग पावर किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? रिजॉल्विंग पावर हमारा वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। रिजॉल्विंग पावर हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होंगी, रिजॉल्विंग पावर कैसे कैसे डिपेंड करता है। अब देखिए मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ आपको रिजॉल्विंग पावर। तो यहाँ पे 2 म्यू साइन अल्फा आपका ऊपर जाएगा, 2 म्यू साइन अल्फा ऊपर जाएगा, एमडा नॉट नीचे आएगा, यानी ये इसके इन्वर्सली हो जाएगा और म्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं क्योंकि 1/d होता है ना। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर होगा। इस वीडियो में इतना रखते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।